स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रेमिक्स रहेगा इकोनॉमी से रिलेटेड रहेगा एंड इकोनॉमी में हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर की। बहुत ही वास्ट टॉपिक है तो कोशिश करेंगे यहाँ पर हम इसके 10 क्वेश्चन तो डिस्कस करने ही हैं। आज 5 करेंगे, अगले सेशन में आपके 5 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। आपको पता ही है इको सर्वे और बजट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पर अब कह रहे हैं कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 जो कि रिसेंटली ही आया है कि अरेंज कीजिए इन कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज। ठीक है जी, यहां पर आपको 3 ऑप्शंस दी गई हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ट्रेड क्रेडिट या फिर एनआरआई डिपॉजिट्स। तो ये आपकी 3 ऑप्शंस हैं, 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर उनकी वेटेज कितना वो वहां पर शेयर होल्ड करते हैं इंडिया के एक्सटर्नल डेट में, उस हिसाब से आपको यहां पर बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये आपका एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन ही है और मोर ओवर किस तरीके से आपको इको सर्वर पढ़ना है वो आपको इन क्वेश्चन से ही पता लगता है। एंड ऑल्सो कि जब आपका नेक्स्ट ईयर का इको सर्वे आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है इतनी वैल्यूएबल आपके लिए नहीं रहेगी। बट स्टिल कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए डेटा इंपॉर्टेंट रहता ही है। ठीक है जी, तो वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन के बारे में तो फर्स्ट, थर्ड एंड देन सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक सी बात क्या रखी गई इको सर्वे में कि जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं इंडिया के एक्सटर्नल डेट की ड्यूरिंग 2020-21 अप टू सितंबर 2020, ध्यान रखना है इस तरीके के डेट्स का कि कब तक का डेटा आपको दिया जा रहा है। तो क्या बताया है उसमें, क्या डेटा है कि टोटल एक्सटर्नल डेट कितना है, $556.2 बिलियन, 0.4% डाउन, जो कि आपका पिछले मार्च 2020 पर इवेल्युएट किया गया था। ठीक है जी, तो जो इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट है उसका वो किस चीज का है, ईसीबी का है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का है। ठीक है जी, आपको डेटा यहां पर मेंशन कर दिया गया, $207 बिलियन है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट किसका है, तो यहां पर आपके एनआरआई डिपॉजिट्स का है। ठीक है जी, उसका भी डेटा आपको मेंशन किया गया है। उसके बाद देखें थर्ड लार्जेस्ट कंपोनेंट के बारे में, तो वो आपका ट्रेड क्रेडिट का है, इंपोर्ट फाइनेंसिंग का। कितना अमाउंट यहां पर दिया गया है, 99.4 बिलियन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट कहीं ना कहीं डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बट इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि जी हाँ ऑर्डर में बताइए किसका कितनी वेटेज रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हमें रेगुलरली करनी है। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो यहां पर अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, बात हो रही है यहां पर करेंसी रिजीम सिस्टम्स के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट में है आपकी कौन सी, फिक्स्ड करेंसी रिजीम सिस्टम की। क्या है इसमें, जो आपका एक्सचेंज रेट रहता है किसी भी पर्टिकुलर करेंसी का, तो उसे फिक्स कर दिया जाता है बाय द आईएमएफ, कीपिंग द करेंसी इन फ्रंट ऑफ द बास्केट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड करेंसीज। ठीक है जी, तो ये पहली स्टेटमेंट है। सेकंड में क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूशन में ही है कि जो आपकी बास्केट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड करेंसीज है उसमें आपका यूएस डॉलर और यूरो भी इंक्लूडेड है। थर्ड में कह रहे हैं कि आपकी जो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रहता है वहां पर सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट करती है, दे अटेम्प्ट टू अफेक्ट द एक्सचेंज रेट डायरेक्टली बाय बाइंग और सेलिंग द फॉरेन करेंसीज। तो ये अब आपको यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपके यहां पर करेक्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली बताई गई है कि पहली बात तो आपकी फिक्स करेंसी रिजीम के बारे में अगर हम देखें कि वहां पर एक्सचेंज रेट जो रहता है किसी पर्टिकुलर करेंसी का वो आईएमएफ द्वारा वहां पर फिक्स कर दिया जाता है। कैसे उसे रखते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड करेंसीज की बास्केट के साथ, जिसमें आपका यूएस डॉलर तो है पर यूरो नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। बाकी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिस से अगर हम बात करें फिक्स करेंसी रिजीम के बारे में, तो यहाँ पर ये आपके आईएमएफ द्वारा ये बेसिकली मेथड निकाला गया था जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड करेंसीज हैं कौन कौन सी हैं आपको मेंशन है यहाँ पे, बहुत बेसिक सा फैक्ट है। आई होप आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को काफी इजीली मार्क कर दिया हो। ठीक है जी, फिर आता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट्स के बारे में कि एक तरीके का हाइब्रिड यहाँ पर तैयार किया गया है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या रहेगा, टोटली मार्केट ड्रिवन वो वहां पर करेंसी रिजीम सिस्टम रखा गया है, एक्सचेंज रेट सिस्टम रखा गया है कि जो मार्केट उसकी वैल्यू वहां पर डिसाइड करेगी। तो मैनेज्ड में क्या रहेगा, हाइब्रिड मॉडल है, दोनों के दोनों मॉडल जो आपके फिक्स्ड और वहां पर फ्लोटिंग जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम, उन दोनों को यूज करते हुए आपका मॉडल तैयार किया गया है जिसमें सरकार बेसिकली अटेम्प्ट करती है कि वो एक्सचेंज रेट को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है बाय बाइंग और सेलिंग फॉरेन करेंसीज, और इनडायरेक्टली किस तरीके से कर सकती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो बेसिकली कौन सी ऐसी मॉनिटरिंग पॉलिसी है जिनको वो यूज कर सकते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा कम सकते हैं, फिर अब आपके जो फॉरेन
करेंसी बैंक अकाउंट्स हैं उन पर उसे इफेक्ट पड़ेगा, फिर आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को वहाँ पर यूज़ करते हुए अपनी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसे वो वहाँ पर वेरी कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आपकी इस समय इसी पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट पर काम कर रही है। ठीक है जी। अब इंडिया के केस में क्या है तो वो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बताइए इंडिया में कौन सा आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कुछ पेयर्स दिए गए हैं यहाँ पर आपको। ठीक है जी। कुछ टर्म्स हैं और उनके क्या मीनिंग है आपको बताना है कौन कौन से पेयर्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में देख लेते हैं, कह रहे हैं रीवैल्यूएशन के बारे में कि सरकार यहां पर इंक्रीज करती है एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स करेंसी अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी। सेकंड में कह रहे हैं रीर के बारे में, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कि बेसिकली क्या है, एक वेटेड एवरेज है ऑफ द एक्सचेंज रेट्स ऑफ द करेंसीज ऑफ इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। थर्ड में कह रहे हैं हीटेड करेंसी के बारे में कि एक एप्रिशिएटिंग करेंसी को हम हीटेड करेंसी कहते हैं। तो ये बेसिकली आपकी 3 बेसिक से पेयर दिए गए हैं। थोड़ा सोचिए, कंसेप्चुअल भरा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर अब आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेयर ही करेक्ट है। जो रीर की डेफिनेशन है वो यहां पर नीर की बताई गई है। हीटेड करेंसी आपकी एप्रिशिएटिंग करेंसी नहीं रहेगी, बल्कि डेप्रिशिएटिंग करेंसी को वहां पर आपकी हीटेड करेंसी माना जाता है। तो बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन के ही बारे में कि बेसिकली जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहां पर जब इस तरीके की सिचुएशन आए, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू लूज होती जाए इन फ्रंट ऑफ अ फॉरेन करेंसी, तो उस क्योंकि वो आपकी मार्केट ड्रिवन है तो बेसिकली वहां पर आपकी डेप्रिसिएशन हो रही होती है। एप्रिसिएशन में क्या होगा कि वैल्यू बढ़ती जाएगी मार्केट ड्रिवन फैक्टर्स की वजह से, कि मार्केट की जो वहां पर स्थिति चल रही है, जो मार्केट का सिस्टम चल रहा है उस वजह से जो आपकी करेंसी की वैल्यू है कम रही है, बढ़ रही है, उसे हम वहां पर एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कहेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद टर्म आती है डीवैल्यूएशन की। तो डीवैल्यूएशन में क्या बात रखी गई है बेसिक सी, कि जब आपकी ये जो एक्सचेंज रेट है किसी भी डोमेस्टिक करेंसी की, वो सरकार द्वारा वहां पर गिराई जा रही है, ऑफिशियली मतलब गिराई जा रही है, मार्केट ड्रिवन नहीं है, सरकार द्वारा गिराई जा रही है, तो वहां पर उसे हम डीवैल्यूएशन कहेंगे। और रीवैल्यूएशन में क्या रहेगा बेसिक सा फंडा, कि सरकार द्वारा वहां पर जो आपका एक्सचेंज रेट है उसे इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है जी। तो एक तरीके से ऑफिशियल एप्रिसिएशन इसे माना जाता है। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। फिर बात आती है नीर के बारे में कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब यहां पर क्या रहेगा कि बेसिकली जो इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो करेंसीज हैं, उनके जो एक्सचेंज रेट्स हैं, उनका वहां पर वेटेड एवरेज निकाला जाएगा, ताकि अपना यहां पर जो रुपी का बेसिकली हम कह सकते हैं एक्सचेंज रेट है उसे वहां पर डिटरमाइन कर सकें। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए यहां पर यूएस के साथ अगर हमारा कोई ट्रेड ही नहीं है तो जी हां बिल्कुल ठीक है, इसमें यूएस डॉलर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जिन जिन कंट्री के साथ इंडिया के मेजर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस चल रहे हैं उन्हें यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। अब नीर तो ये रहा, तो रीर क्या है फिर? तो रीर में क्या है कि जब आपका वेट ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाता है नीर के साथ, तब आपको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मिलती है किसकी? रुपी की। ठीक है जी। यही चीजें आपसे यहां पर पूछी भी गई थी। फिर वहां पर आपसे कुछ करेंसी के बारे में टर्म्स लिखी गई थी कि आपको बताना है किसके बारे में बात हो रही थी, हीटेड करेंसी के बारे में। तो वैसे ही आपकी हार्ड करेंसी भी है कि इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है जिसमें सबसे ज्यादा फेथ रहता है। अभी के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं आपकी यूएस डॉलर को हम वो कह सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें सॉफ्ट करेंसी के बारे में, तो ये टर्म यूज की जाती है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो कि डिनोट करती है द करेंसी दैट इज इजीली अवेलेबल, किसी भी इकोनॉमी में उसके फॉरेस्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल रहे। हार्ड करेंसी क्या रहेगी कि एक तरीके की हार्ड करेंसी है जो कि एग्जिट कर रही है एक इकोनॉमी को एट अ फास्ट पेस ऑफ टाइम, उसे हम हार्ड करेंसी कहेंगे। फिर हीटेड करेंसी क्या रहेगी बेसिकली कि ये वो आपकी डोमेस्टिक करेंसी रहेगी, उसके लिए टर्म यूज की जाएगी जो कि आपके काफी प्रेशर में है डेप्रिसिएशन की वजह से। तो जैसे क्वेश्चन में आपको एप्रिशिएटिंग करेंसी के बारे में कहा था, जी नहीं, ये आपकी डेप्रिशिएट कर रही होगी, इसीलिए यहां पर अब आपको हीटेड करेंसी का वो नाम दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड। तो आई होप आपने यहां पर करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर फिर से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर इनकरेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, फोर्थ आपकी नन ऑफ द अबव है। पहले में क्या कह रहे हैं कि द ओनली टाइम जब इंडिया का सरप्लस करंट अकाउंट था फॉर कंसेक्यूटिव 3 इयर्स, तो वो था आपका 2000 से लेकर 2003 का पीरियड। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, इफ दे आर नॉट कैपेबल किस चीज में ऑफ फुलफिलिंग द नेगेटिविटी जो कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं, तो उसे हम बीओपी क्राइसिस कहते हैं। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपका करंट अकाउंट है वो अभी फुली कन्वर्टेबल है इंडिया में। तो
ये 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं। अगर आपको लगता है इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो यहां पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो सकती है। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिक से अगर हम बात देखें, यहां पर आपकी कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट बताई गई हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जब हमारे करंट अकाउंट को जब हम कैलकुलेट करेंगे, पूरी शीट वहां पर तैयार होगी, अगर वो पॉजिटिव में रहेगा तो उसे हम सरप्लस करंट अकाउंट कहेंगे। तो अभी तक ऐसा कंसेक्यूटिव 3 साल तक एक ही बार ऐसा टाइम पीरियड आया है 2000 से लेकर 2003 तक का, जब आपकी इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में ये पीरियड वहां पर दर्ज हुआ है। ठीक है जी। फिर बात आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कि अगर बीओपी ऑफ एन इकोनॉमी अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो बेसिकली कैसे की जाती है, अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स को ही यूज करते की जाती है कि आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली जैसे कंपनी की बैलेंस शीट निकलती है कि जहां पर आपका क्रेडिट रहेगा, डेबिट रहेगा, लास्ट में कैलकुलेट किया जाएगा कितना आया कितना गया, उसी आधार पे किसी भी इकोनॉमी की बीओपी भी वैसे ही कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है जी। अब वहां पर अगर पॉजिटिव आउटकम रहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ भी है, तो आपका जो मनी है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर वो नेगेटिव रहे तो वाइस वर्सा की वो सेम आपको जो फॉरेन एक्सचेंज से वहां से विड्रॉ कर दिया जाता है करंट कहां पर, फ्रॉम द करंट कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व्स। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर वो जो पैसा वापस लाया जा रहा है क्योंकि नेगेटिव वहां पर रहा, अब वो जो नेगेटिव आपका बेसिक से आउटकम जो निकला है उसकी वजह से जो आपने वापस पैसा अपने फॉरेक्स रिजर्व से वापस लेके आ रहे हैं, अगर उसकी वजह से भी आपका वो जो नेगेटिविटी है वो खत्म नहीं हुई है तो आपकी वो जो सिचुएशन है उसे हम बीओपी क्राइसिस कहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जितनी भी आपके देश रहते हैं, जितने भी नेशंस रहते हैं, उनकी जो इकोनॉमीज रहेंगी, वहां की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रहेंगी, वो कोशिश करेंगे, वहां की मिनिस्ट्रीज कोशिश करेंगी ताकि उस क्राइसिस को सॉल्व किया जा सके। ठीक है जी। बट एट द एंड यहां पर आईएमएफ की भी सहायता ली जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो करंटली अगर हम बात करें, फिर बात आती है कन्वर्टिबिलिटी की, जो कि आपकी थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई थी। तो जो करंट अकाउंट है वो अब फुली कन्वर्टिबल है आपका। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि जो फुल अमाउंट ऑफ जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, अगर किसी को जरूरत पड़ती है किसी भी अपने करंट पर्पसेस के लिए, ठीक है जी, तो उन्हें उसी टाइम वो अवेलेबल किए जाएंगे एट ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। ठीक है जी। और इसमें कोई भी आपका प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया है कि कितनी आपकी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस यहां पर हो सकती हैं। तो करंट अकाउंट में आपकी ये स्थिति है। अब आपको क्या बताना है कि जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसके लिए क्या बताया गया है। अगर आप जो इकोनॉमी का एक स्टैंडर्ड हमारा जो सोर्स माना जाता है रमेश सिंह की बुक, वैसे मल्टीपल सोर्सेज हैं बट कहीं ना कहीं रमेश सिंह की बुक हमें कह सकते हैं काफी होलिस्टिक कवरेज वहां पर रहती है। तो अगर आप उसमें देखें सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, इजी लैंग्वेज में बताए गए हैं। ठीक है जी। तो आपको क्या बताना है कि करंट अकाउंट के बारे में तो बात होगी, फुली कन्वर्टिबल है। अब बताइए कैपिटल अकाउंट की क्या स्थिति है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब यहां पर दोबारा से करंट अकाउंट की बात हो रही है। अब आपको क्या बताना है कि कुछ ट्रांजैक्शंस आपको यहां पर दी गई हैं। बताइए कौन कौन सी आपकी लिस्ट की जाएंगी अंडर द करंट अकाउंट इन द एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है जी। इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंपोर्ट, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स, एक्सटर्नल बोरोइंग या फिर प्राइवेट रेमिटेंसेस। तो अब ये आपके 5 ऑप्शंस दी गई हैं, 4 कोड्स आपको नीचे प्रोवाइड किए गए हैं। बताइए इनमें से कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस बेसिकली हमारे करंट अकाउंट के अंदर लिस्ट की जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहां पर आपकी फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है। जो आपकी थर्ड और फोर्थ है, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स और एक्सटर्नल बोरोइंग्स, तो ये बेसिकली हमारे कैपिटल अकाउंट के अंडर आती हैं। तो एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन अगर हमें करना हो आपके करंट अकाउंट के बीच में और कैपिटल अकाउंट के बीच में, तो काफी ईजी सा है। बैंकिंग में भी हम पढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या रहेगा कि पहले करंट अकाउंट देख लेते तो आपको कैपिटल अकाउंट ज्यादा इजी रहेगा। करंट अकाउंट में क्या रहेगा, जो भी रीसेंट ट्रांजैक्शंस हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ठीक है जी, फिर आपके इस तरीके के जो इंटरेस्ट पेमेंट्स रहेंगी कि या फिर जो भी आपका प्राइवेट रेमिटेंसेस रहेंगे, ये जितनी भी रीसेंट ट्रांजैक्शंस रहेंगी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेंगी, करंट डिमांड को पूरा करने के लिए रहेंगी, वो आपके करंट अकाउंट में रहेंगी। कैपिटल अकाउंट में किस तरीके की आएंगी, जैसे कि आपकी एफडीआई होगी कि जी हाँ कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी। फिर आपकी एक्सटर्नल बोरोइंग्स हो रही हैं, कुछ समय के लिए उधार लिया जा रहा है बाहर से, तो वो आपकी कैपिटल अकाउंट में आएगी। जो काफी सिंपल सा अगर हम समझने की कोशिश करें, जो शॉर्ट टर्म की आपकी नीड्स को पूरा करेंगी वो आपकी करंट अकाउंट में आएंगी, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगी वो आपकी कैपिटल अकाउंट में आएंगी। ठीक है जी। तो बेसिक सी बातें वही यहां पर भी रखी गई हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में जो आपकी करंट अकाउंट रहता है बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, जो कि हर एक सरकार द्वारा मैनेज किया जाता है पूरे देश दुनिया भर में, जहां पर आपकी करंट ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती हैं। ठीक है जी। तो कौन कौन सी रहती है यहाँ पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गई, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया,
फिर आपका प्राइवेट रेमिटेंसेज हो गए, ट्रांसफर्स हो गए, इस तरीके के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको दोनों ही करंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में पता होनी जरूरी है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन वहाँ पर ऐड की जाती हैं। तो जो अगला हमारा सेशन रहेगा इकोनॉमी का, उसमें एक्सटर्नल सेक्टर, हम एक और बार 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये तो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे, आई होप आपने करेक्टली मार्क की हो। थोड़ा एक और स्टेप अप करेंगे ताकि और बढ़िया क्वेश्चंस हम, ताकि आपका ये पूरा जो सेगमेंट है इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर वो आपका अच्छे से कवर हो सके। ठीक है जी। अब कल है आपका एनवायरनमेंट का सेशन, तो बात होगी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में। तो एक बार अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, 5 क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।